हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन अल्टम साइंटिया क्रैशिंग बायोलॉजी। तो फिर आज हम क्रैश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6। ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 यूनिट 2 का भी ये पहला या दूसरा चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी वो भी किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की, दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स। ओके, अब इसमें चैप्टर को कैसे डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होकर कैसे एक सिस्टमेटिक वे में वर्क कर रहे हैं, तो उस टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एनाटॉमी जब पढ़ने की शुरुआत करेंगे हम, तो मोस्ट एडवांस फ्लावर प्लांट्स को दो पार्ट में बांटा गया, डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी। कोटिलेडन्स के हिसाब से बांटा गया है, कोटिलेडन्स को बेस बना के। तो सबसे पहले डाइकोटिलेडनस प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद मोनोकोटिलेडनस के, एंड एट लास्ट एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर आता है डाइकॉट प्लांट्स में, सेकेंडरी ग्रोथ, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में मुझे ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी लगी, जिसमें दिया गया कि विद इन एंजियोस्पर्म्स the monocots and dicots are also seen to be anatomically different। ठीक, मतलब कि हमने क्लासिफिकेशन किया है, डिवीज़न किया है, और डिवीज़न में एंजियोस्पर्म्स को सबसे साइड में लाया और सबसे एडवांस प्लांट का दर्जा दे दिया। लेकिन उनमें भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं लाइक कुछ डाइकॉट्स हैं, कुछ मोनोकॉट्स हैं, तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ऑल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। बात वहीं से की जा रही है जहां हम बात किए थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की और उनके वेटेज की। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इनके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन ये विद इन पर्टिकुलर फैमिली या फिर जो भी ऑर्डर कह लें, मोनोकोटिलेडनी में भी ये आपस में एडेप्टेशन शो करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक, एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस भी शो करते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखा तो मुझे ध्यान आया कि हम लोग जल्दी से जल्दी एक टिश्यू की डिफिनीशन देने की कोशिश करते हैं कि जो आपस में मिलके एक कॉमन फंक्शन को डिराइव करते हैं या फिर करते हैं, उन्हें प्रेजेंस में लाते हैं। लेकिन यहाँ उन टिश्यू की ओरिजिन भी कॉमन होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ओके, फिर आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आप जहाँ तक समझते होंगे कि वो पार्ट जो कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, और इसका सीधा सा मतलब यही होता है, मेरिस्टॉस मीन्स डिवाइडेड, ये हमेशा डिवाइड होते हैं। और प्लांट्स में यहाँ इस लाइन में ये बताया गया है कि प्लांट्स में ये कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन पर ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि ये वहीं रहते हैं, ये प्लांट कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इनका पोजीशन प्लांट में या तो एपिकल ही होगा या फिर जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे है वहीं पे होगा। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि एक सीड है, ये सीड है, इससे रेडिकल निकला और इससे प्लीम्यूल निकला एक। ठीक, तो अगर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ से ब्रांचेस को डिवाइड करने की स्टार्टिंग करता है और रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ से रूट्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है, तो ये थ्रू आउट द लाइफ ये रूट एपिकल मेरिस्टेम ये रूट एपिक्स पे ही रहेगा, इसी पोजीशन पे रहेगा,
ये इसके डिस्टेंट पार्ट पे ही रहेगा, और सूट एपिकल मेरिस्टेम भी ये इसके डिस्टेंट पार्ट पर ही रहेगा। ठीक, हाँ, बशर्ते इसके कुछ पार्ट बीच में छूट जाते हैं जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाते हैं, लेकिन सूट एपिकल मेरिस्टेम तो एट द टॉप मोस्ट पर ही पोजीशन पर ही रहेगा। कहने का मतलब ये है। एपिकल मेरिस्टेम्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता एपिकल मेरिस्टेम को अब बताने की ज़रूरत है, जब मैं पिछला कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था। अब फिर यहाँ कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लाइक ये शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात की जा रही है, यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात की जा रही है। सूट एपिकल मेरिस्टेम में वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है, और कुछ ऑक्सिलरी बड्स होते हैं जो कि ब्रांच और फ्लावर्स को बनाते हैं लेटर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी इसी के पार्ट होते हैं, बस यही होता है कि ये पीछे छूट गए होते हैं कुछ, और ये इस पोजीशन पे ही पर्टिकुलर एक्टिविटी करके फ्लावर या ब्रांचेस जनरेट करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी रूट एपिकल मेरिस्टेम इसी पोजीशन पे रहेगा, और यहाँ इलॉन्गेशन हो जाएगा, फिर इसके ऊपर मैच्योरेशन हो जाएगा, लेकिन ये फिर ये एपिकल पर ही रहेगा, इसके मोस्ट एपिक्स पर ही रहेगा। और ये भी ध्यान दीजिए कि एपिक्स पे रहने का मतलब रूट कैप के एपिक्स पे नहीं जाएगा, इसका लोकेशन वही है रूट कैप के अंदर एंड द रूट के टॉप पे, बस यही इसका पोजीशन फिक्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड elongation of stem, some shell left behind, intercalary और axillary bud की बात हो रही है। shoot apical meristem constitute some shell left behind from the shoot apical meristem constitute the axillary bud. Such buds are present in the axil of leaf and are capable of forming branch or flower. Okay, तो ये बात बता दी गई है। मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज़ नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम जो है, जो डिफ्रेंशिएट होके आए हैं, पीछे छूट गए हैं, और यहाँ एक मैच्योर प्लांट फॉर्म हो गया, प्लांट कह लें, या फिर और कोई ब्रांच फॉर्म हो गया, लीफ फॉर्म हो गया, उसके बीच में ये है। तो मतलब कि अगर मैं इस बड को, इस ऑक्सिलरी बड को मैं इस रेड कलर से दे दूं, उसके अलावा और सारे टिश्यू तो यहाँ मैच्योर ही है ना, इसीलिए कह रहा है कि ये जो मैच्योर रीजन के बीच में ये मेरिस्टेम्स होते हैं, उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहे जा रहे हैं। ठीक, ये मोस्टली ग्रासेस में होते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब क्या है कि ये जब प्लांट फॉर्म हो रहा है, अर्ली प्लांट फॉर्म हो रहा है, ये तभी बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो बाद में कोई सेल मॉडिफाई हो जाता है और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है। तो ऐसे उस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ओके, लेकिन जो सीड से तैयार हुआ जो प्लांट है, उसके साथ ही जो मेरिस्टेम डेवलप हुआ है, उसे प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। ओके, तो ये भी लाइन क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं। द न्यूली फॉर्म्ड शेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। सच सेल्स आर टर्म्ड एज परमानेंट और मैच्योर टिश्यू। मतलब कि वो मेरिस्टेम जब बहुत सारे सेल बना लिया और अपने खुद आगे बढ़ गया, तो उसके पीछे छूटे हुए तो ये मैच्योर सेल्स कहलाते हैं। लगता है मैं मिस कर गया जो बात मैं कह रहा था। हाँ, तो मेरिस्टेम जब वो प्राइमरी मेरिस्टेम आगे बढ़ गया, पीछे के सेल्स मैच्योर हो गए,
और वो फर्दर डिवीज़न के लिए अब नहीं जाने वाले, वो आगे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं शो करने वाले, तो वो मैच्योर सेल्स या परमानेंट सेल्स बोले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, अच्छा ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू, इतने तरह के टिश्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो इसमें टिश्यू के बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें परमानेंट टिश्यू पहले पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। परमानेंट टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट सेल के बारे में आप जान गए। अब परमानेंट टिश्यू, परमानेंट वही चीज़ है, वहीं से लिया गया है। ओके, तो इन सब टर्म्स को और इन सब डेफिनेशंस को या फिर इन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखिए वही चीज़ हुआ जो मैं कह रहा हूँ, परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। डू नॉट जनरली का क्या मतलब है? जनरली इसीलिए लग गया कि हाँ, कि वो सेल बाद में हो सकता है कि डिवाइड करें, कुछ सेल्स डिवाइड करते हैं, और जनरली एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है जनरलाइजेशन। तो प्रिंसिपल जो होता है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, जो भी एक्टिविटी होगी उस प्रिंसिपल के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। बट जनरलाइजेशन जो होता है उसके एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए यहाँ जनरली कहा गया है। ठीक, परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू को सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बांट दिया गया। सिंपल और कॉम्प्लेक्स किस बेसिस पे बांटा गया है? टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, सेल्स के बेसिस में बांटा गया। अगर जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक, तो वो सिंपल टिश्यू हो जाएगा। मोर देन वन है और ग्रेटर देन वन है, ठीक, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाएगा। बस इतनी सी बात है इसमें। आगे बढ़ते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू वही बता दिया गया, ये इनमें पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है। पैरेन्काइमा की क्या बात होती है? फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, ये ऑर्गन के बीच का जो फिलिंग का काम करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं। जनरली आइसोडायामेट्रिक मीन्स ये स्ट्रक्चर में जहाँ रहते हैं लगभग समान रहते हैं। जनरली यहाँ भी जनरलाइजेशन है, एक्सेप्शंस यहाँ भी हो सकते हैं। ये स्फेरिकल भी होंगे और आइसोडायामेट्रिक होंगे तो उनका डायमीटर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ओवल होंगे तो क्या होगा? ओवल होंगे तो उसमें सेमी रेक्टस लैक्टम जो होता है या फिर मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस जो होते हैं वो आपस में लगभग इक्वल होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। राउंड का भी वही बात है, जो डायमीटर होगा वो सेम होगा। पॉलीगोनल की बात जो है, पॉलीगोनल में मैक्सिमम हेक्सागोनल शेप आप देख सकते हैं, तो उनमें जो हेक्सागन होंगे उनके जो साइड्स होंगे, 6 साइड्स जो होंगे वो आपस में लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। जो इलोंगेटेड होंगे उनकी लेंथ भी इक्वल होगी आपस में लगभग। कहने का मतलब यही है। वॉल्स आर थिन एंड आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। ग्रीन शेल्स याद रखिए, इनमें सेल्यूलोज का बना होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और ये या तो क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं या फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हो सकता है। अब आप ही बताइए, ओवल किसी भी ओवल शेप को आप आपस में अरेंज करने की कोशिश करेंगे या फिर कोई भी राउंडेड बॉडी को आपस में स्टॉक करने की कोशिश करेंगे तो उनमें गैपिंग तो आनी ही है, गैपिंग आनी लाजमी है। जैसा कि आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह देखते हैं तो उसमें गैपिंग होता है, तभी तो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालने की कोशिश करेंगे। और किसी भी मेटल का वो जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 100 के आसपास तो नहीं आती, क्योंकि उसमें वाइड्स क्रिएट होते हैं, हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल या फिर जो भी उसमें
जिस तरह का भी वॉइड क्रिएट होता है उन्हीं वॉइड्स की यहाँ बात हो रही है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही, फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड मटेरियल बनाएगा जिससे स्टोरेज का भी काम होगा, और फूड मटेरियल बनेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करना होगा, तो सिक्रेशन तो करना ही करना पड़ेगा इसे। तो हमें याद रखने की क्या ज़रूरत है, इसमें हम कॉन्सेप्ट समझें ना, और इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि क्लोरोप्लास्ट हैं तो इन सब कामों को तो इसे करना ही करना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को ज़रा देख लीजिए आप। कोलेनकाइमेटिस सेल्स ये हैं, इनको इस इमेज को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। ये कोलेनकाइमा का इमेज है। इसमें देखिए जो ग्रीन स्ट्रक्चर था इसमें टोटली फिल्ड अप है, इसमें कम है। तो क्या इससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये बहुत सारे हैं, इसमें कुछ कम होते हैं। ये कम से कम निकाल सकते हैं। कॉर्नर पे डिपोजिशन होते हैं, और डिपोजिशन होगा कॉर्नर पे तो स्ट्रेंथनिंग होगी कि नहीं, तो ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करेंगे किसी भी प्लांट को। आंसर तो आपने दे दिया होगा मुझे लगता है, और नहीं दे पा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है आपको, काफ़ी ज़्यादा मेहनत मांग रहा है। ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, ओके, इन आइदर एज होमोजेनियस लेयर और इन पैचेस, ठीक। या तो ये टोटल उस पर्टिकुलर एरिया में टोटली यही पाए जाएंगे, या फिर कोलेनकाइमेटस सेल्स के बीच में कहीं कहीं पैचेस के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, ठीक। इनका भी शेप उन्हीं की तरह होता है, जबकि यहाँ पॉलीगोनल शेप दिखाया गया है, लेकिन शेप इनका भी ओवल और स्फेरिकल हो सकता है, ठीक। ऑफन देखिए यहाँ ऑफन यूज़ कर दिया गया है, ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ओके। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक। देखिए जहाँ हेक्सागोनल शेप होंगे वहाँ इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होंगे, ठीक। और शेल्स हो सकते हैं तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है, अगर मैं कहूँ ओवल और स्फेरिकल शेप है और इन पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू के बीच में कंप्रेस्ड होंगे, इसलिए ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं उनके फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए यहाँ एब्सेंट दिया गया है, ओके। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, व्हाई नॉट। ग्रोइंग पॉट में जैसे यंग स्टेम, पेटियोल ऑफ लीव्स। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो शेल विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक। स्क्लेरेंकाइमा की बात की जा रही है। इस शेप को आप ध्यान में रख सकते हैं, इन दोनों शेप को, और आप ध्यान दीजिएगा कि इसी को सिलेंड्रिकल वे में, या ऐसे कह लीजिए कि अगर इस प्लेट को इलोंगेट करते हैं आउट ऑफ द प्लेन या फिर इनटू द प्लेन, तो यही स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला। हाँ, भले ही ऊपर के स्ट्रक्चर ना मिले, ये बीच वाला ही स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर तो वही मिलने वाला है। आगे क्लियर भी किया जाएगा इसमें, जहाँ तक मुझे लगता है, ओके। स्क्लेरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। देखिए इसके पहले के जो सिंपल टिश्यू हैं, 3 तरह के ही तो सिंपल टिश्यू बताया गया है, उसमें एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा, यही है ना। हाँ, तो उसमें कहीं लिग्निफिकेशन तो था नहीं, तो लिग्निफिकेशन इसमें मिल रहा है थर्ड टाइप ऑफ सेल में, ये याद रखना है। यूजुअली डेड, ठीक, एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। अरे भाई, प्रोटोप्लास्ट नहीं रहेगा तभी तो डेड है। प्रोटोप्लास्ट रहेगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म होगा तो उसे लिविंग नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, तो वो डेड रह ही नहीं जाएगा। इसलिए अगर वो डेड है तो उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेंकाइमा में बी आइदर फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। कहने का मतलब क्या कि इनको ये
इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है कि ओरिजिन बहुत अलग हो गया। टिश्यू हैं तो ओरिजिन तो इनका सेम ही होगा। इनमें बस स्ट्रक्चरल चेंजेस के हिसाब से ही इनको फाइबर कह दिया गया, क्योंकि ये फाइबर के तरह की स्ट्रक्चर रखते हैं, मॉर्फोलॉजी रखते हैं। और इन्हें स्क्लेराइड्स कह दिया गया क्योंकि ये चपटे प्लेट लाइक हो जाते हैं। ठीक, वही चीज़ है। फाइबर्स के बारे में बता रहा है। अरे भाई थिक वॉल तो तुमने पहले ही बता दिया, कितनी बार बताओगे? फाइबर होंगे तो इलोंगेटेड होंगे ही होंगे, फाइबर होंगे तो एंड पॉइंट, एंड जो होगा इनका पॉइंटेड होना ही होना है। आप ऐसे देख लीजिए, कोई एक थ्रेड लिया, थ्रेड या रोप ही ले लिया, रोप को जब आप खींच के तोड़ेंगे, बाई टेंशन पुल करके तोड़ेंगे, तो आगे जो प्रोजेक्शंस होते हैं जहाँ से वो टूटा है उस पर देखिएगा कि ये फाइबर्स दिखते हैं, इनके फाइबर्स के एंड्स दिखते हैं। और उन्हीं फाइबर्स के एंड्स का हम क्रॉस सेक्शन लेने लगें तो स्क्लेराइड टाइप ऑफ ये जो सेक्शन हम लोग को मिलेगा ऑब्जर्वेशन में। जो स्क्लेराइड है स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल या फिर हाईली थीकन डेड सेल्स होते हैं विद वेरी ल्यूमेन। ठीक, इनका ल्यूमेन, इनमें ल्यूमेन भी होता है। ल्यूमेन का मतलब क्या है कि एक सेंट्रल हॉलो कैविटी। क्या इसमें सेंट्रल हॉलो कैविटी नहीं है क्या? अगर जो इसमें नहीं दिया है फाइबर में, तो इसमें सेंट्रल हॉलो कैविटी नहीं दिया है, डायग्राम में तो सीधा दिख रहा है। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ध्यान रखना है कि हमने इमेज जो देखा है उसको कितनी अच्छी तरह इमेजिन कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह समझ के इसे याद कर सकते हैं। ठीक, ये किस में पाए जाते हैं? गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। ओके, अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। चलिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में जान ही रहे हैं। सबसे पहली बात की गई है जाइलम की। जाइलम में क्या है? ट्रैकिड्स हैं। ट्रैकिड्स इनकी पाइपिंग स्ट्रक्चर होती है। वेजल्स हैं एंड जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिए, जाइलम के साथ जो फाइबर लगा है तो फाइबरस स्ट्रक्चर सारे इसमें आ गए। फाइबर का वो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कम पढ़ें, यहाँ टाइम ना किल करें, तभी हमारे लिए बेहतर होगा। जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर रहा है तो हाँ, ये पैरेन्काइमेटस सेल होगा, बिल्कुल होगा, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करेगा जो हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा। जिम्नोस्पर्म में ये वेजल्स नहीं होते। ठीक, ट्रैकिड्स की बात करते हैं। आर elongated tube like cell with a thick and lignified wall and tapering ends। tapering end इसमें भी होता है। इस इमेज को आप देखिए, पाइपिंग स्ट्रक्चर है ट्रैकिड्स। ठीक, तो ये किस काम में आएंगे? ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आएंगे। ठीक, ये भी डेड ही होते हैं। ठीक, अब देखते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेजल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग। क्या स्पेशल बात बता दी है एनसीईआरटी ने, हम लोगों को धन्य कर दिया है एकदम बता के। वेजल इज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल कॉल्ड वेजल मेम्ब्रेन। ये जो वेजल है, कई वेजल ये जो ट्रैकिड है कई वेजल मेम्ब्रेन से मिल के बना हुआ है। ठीक, तो इसका ख्याल रखिएगा, ये अकेला नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेजल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म में पाया नहीं जाता। ठीक, अब जाइलम फाइबर्स की बात कर लेते हैं। इनमें भी है फाइबर, हाईली थिक एंड वॉल। फाइबर में पढ़ा है हम लोगों ने। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। ऑब्लिटरेटेड का मतलब क्या होता है, ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश किया जाए। ऑब्लिटरेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड सो थॉरोली एज टू बी अनरिकॉग्नाइजेबल और इनपरसेप्टिबल। तो इसमें हम क्या इसका मतलब निकाल सकते हैं? चूँकि हम लोग इन सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो
देखिएगा ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन में बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे वर्ड्स के मतलब आप डिक्शनरी में अलग पाएंगे, लेकिन यहाँ मतलब अलग होता है। ऑब्लिटरेटेड का मतलब अनपरसेप्टेबल, कहने का मतलब ये है कि ये सेंट्रल ल्यूमेन है, सेंट्रल ल्यूमेन है। तो सेंट्रल ल्यूमेन को आप कैसे सोच रहे हैं? जैसे स्क्लेराइड में मैंने सेंट्रल ल्यूमेन को बताया, तो वो आप गोल, सबसे पहला तो ल्यूमेन का स्ट्रक्चर गोल या सिलेंड्रिकल ही आ सकता है, लेकिन ये ऐसे होते हैं जिसे आप इमेजिन करके कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं, इनपरसेप्टिबल होता है। ठीक, वही बात यहाँ बताया जा रहा है। ये सेप्टेट भी हो सकते हैं, असेप्टेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग को तो लग रहा था असेप्टेट होते होंगे, तभी तो वाटर कंडक्शन में इतना हेल्प करेंगे, लेकिन ये सेप्टेट भी हो सकते हैं, सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की, लिविंग एंड थिन वॉल्ड। ओके, स्टोर फूड मटेरियल, क्या हमने नहीं पढ़ा पैरेन्काइमा में जो ये स्पेशल बता रहा है? स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च या फैट हो सकता है, इसे आप याद कर सकते हैं। अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन भी ये स्टोर कर सकता है। ये रेडियल कंडक्शन में हेल्प कर सकता है, जो कि रे पैरेन्काइमा होता है, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम आप खुद पढ़िए, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतनी आसान चीज़ अभी समझानी पड़े तो बेकार ही है, वैसे ही इतना टाइम जा रहा है। एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन भी आप जानिए। ओके, फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब, सीव का क्या मतलब होता है? चलिए सीव का मतलब देखना है, छलनी से होगा इसका मतलब सीव। वेट, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। सीव, देखिए, अ यूटेंसिल ऑफ वायर मेश और क्लोजली परफोरेटेड मेटल और प्लास्टिक यूज स्टीयरिंग, शिफ्टिंग, राइसिंग एंड प्योरिंग। ठीक, वही चीज़ हो गया छलनी। कंपेनियन का क्या मतलब होता है? साथी। तो कंपेनियन जो कंपेनियन की तरह वर्क करेंगे। फिर आ गया पैरेन्काइमा, और फिर आपको मिल जाएगा फाइबर्स। ठीक, जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं सीव सेल्स की जगह। ठीक, ये याद रख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, क्योंकि कंपेनियन सेल्स जो होते हैं सीव ट्यूब के जस्ट बगल में ही होते हैं, तो उन्हें लैक तो करना ही है अगर सीव ट्यूब नहीं है तो। ठीक, अ मैच्योर सीव एलिमेंट possess peripheral cytoplasm and large vacuole but lacks a nucleus। देखिए, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है मतलब कि लिविंग है, न्यूक्लियस नहीं है मतलब कि ये डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक, द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, मतलब कि इनका जो फंक्शन है उस कंपेनियन सेल से ही डिफाइन होता है जिनके पास न्यूक्लियस होता है। कंपेनियन सेल और स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, कंपेनियन सेल भी पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा के सारे गुण इसमें आ जाएंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखेंगे। कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, मतलब कि अब देखिए जिस फंक्शंस की बात कर रहा था कि वो कंपेनियन सेल हेल्प करते हैं, द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ये सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कौन सा फंक्शन कंट्रोल हो रहा है, वो है प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब। इनमें जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में सिंक टू सोर्स वाला कॉन्सेप्ट। ओके, बल्क फ्लो जिसे हम पढ़ते हैं। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड, वहाँ शेप बताया गया था कि एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि डिवाइडिंग होंगे।
प्लाज्मोडेस्माटा होता है आपस में कनेक्शन के लिए। स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। यहाँ भी पैरेन्काइमा जब स्टोरेज करेगा, तो स्टोरेज तो हम लोग पढ़े ही थे कि स्टोरेज और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ भी देखिए फूड मटेरियल तो स्टोर करता ही है, साथ में रेजिन और लेटेक्स, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज भी स्टोर करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स ये मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, ठीक। फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर जिसे कहते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बने होंगे। हद है, मतलब मैं इसे बार बार पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग कहेंगे कि सब छोड़ ही देते हो तो पढ़ाओगे क्या, बताओगे क्या, तो इसीलिए बस मैं पढ़ रहा हूँ। जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। हो सकता है जनरली, फिर वही जनरली की बात है कि कभी कभी ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं हो सकता, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है। ज़्यादा एलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज़ क्वाइट थीक, मतलब कि जाइलम फाइबर से ज़्यादा थीक होते हैं। एट मैच्योरिटी ये यूजुअली कमर्शियल एक्टिविटी में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होता है, ठीक। एक मिनट में ज़रा पानी पी लो, ओके। तो अब पढ़ना था हम लोग को द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस हम लोग को क्या देखना था, टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अच्छा, ठीक है, ये प्लांट बॉडी के लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। जैसे देखिए वो जो 4 सेंटेंसेस दे देता है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे लिया है कि ये लोकेशन के अकॉर्डिंग भी वेरी कर सकता है, ओके। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन, ओके। इनके स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो भी लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं ना, इन्हें तो होना ही है। मेनली जो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, उसमें एक तो एपिडर्मल है, दूसरा ग्राउंड है, ग्राउंड या फंडामेंटल, और तीसरा जो वैस्कुलर है या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहला इसमें कौन सा आया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। चलिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग, एपी मतलब पेरीफेरी पर, और डर्मिस आगे कहीं कहीं पेरी भी यूज़ होगा, तो ये एपी शायद मुझे लगता है फर्स्ट को यूज़ करते हैं कि सबसे पहला जो डर्मिस है वो फर्स्ट है। डर्मिस मतलब स्किन होता है, ठीक। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली, एलोंगेटेड भी है और कॉम्पैक्टली, क्यों ना कॉम्पैक्टली हो, क्योंकि कोई भी इसे आसानी से पंक्चर ना कर सके। और अरेंज्ड सेल भी अरेंज्ड होते हैं, ओके। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर नोन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल से ये ढका हुआ होता है, इस पे भी एक कवरिंग होती है क्यूटिकल की, विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, और इसीलिए उन्हें क्लोजली पैक एलोंगेटेड भी रखा गया है, ठीक। लेकिन ये क्यूटिकल वहाँ रूट में एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ अगर वाटर लॉस को रोक रहा है तो वाटर इनटेक को भी तो ये रोकेगा, प्रिवेंट तो करेगा ही करेगा। लेकिन जब रूट में वाटर इनटेक करना है तो वहाँ क्यूटिकल को हटाना ज़रूरी हो गया, ठीक। स्टोमाटा को जानिए, स्टोमाटा को तो जानते ही हैं, उसमें गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक।
गार्ड सेल डम्बल शेप में भी हो सकते हैं। अब कहाँ होते हैं मैं नहीं बताऊंगा। ओके, गार्ड सेल के आउटर वॉल जो होता है, ठीक, वो पतले होते हैं एंड इनर वॉल आर हाईली थिकन्ड, ठीक, जिससे कि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट होती है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिए, आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है, इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है। ओके, गार्ड सेल पजेज क्लोरोप्लास्ट, हाँ इनमें क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, ठीक, उसी से तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट करेंगी। इनमें भी बहुत सारे हाइपोथेसिस है। 10+2+3 लेवल में आप जब पढ़ने जाएंगे तो इनमें भी बहुत सारे 5 से 6 हाइपोथेसिस हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस, तो और कौन सा हाइपोथेसिस तो मुझे भी उतना याद नहीं आ रहा है। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी, इसके आसपास जो होते हैं ऑफ गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स भी कभी कभी हो जाते हैं, लाइक दिस डार्क ग्रीन सेल्स। ओके, और ये ग्रास का स्टोमाटा है। ओके, यहाँ ये सब्सिडियरी सेल्स हैं। ओके, हेल्प करती हैं, ये स्टोमेटल एपरेटिस बनाती हैं, और ये टोटल मिलके एक स्टोमेटल एपरेटिस का वर्क करेंगी, और ये गार्ड सेल को हेल्प करती हैं, सब्सिडियरी सेल। सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स, हाँ एपिडर्मिस का जो सेल होते हैं वो हेयर भी बियर कर सकते हैं, जैसे कि रूट हेयर्स। और ये किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं। और ये यूनिसेल्युलर इलॉन्गेशन होते हैं, ये मल्टीसेल्युलर नहीं होते, ठीक। मतलब कि रूट हेयर्स ऑफ डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स आर यूनिसेल्युलर इलॉन्गेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ट्राइकोम्स, ओह चलिए ट्राइकोम्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइकोम्स, सॉरी नेटवर्क ज़रा वीक है यहाँ पे। मैंने ज़रा ट्राइकोम सर्च कर दिया था, इसलिए ट्राइकोम का प्लूरल बता दिया है वो। ट्राइकोम, अ हेयर लाइक और ब्रिस्टल लाइक। ओके, इतने से ही तो समझ में आ गया होगा सारा। समटाइम्स ग्लैंडुलर, ओह क्या अच्छी बात बता दी इसने कि ये ग्लैंडुलर भी हो सकता है। आउट ग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ प्लांट, ये ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं। और शायद आगे दिया भी है, जब मैं हाईलाइट कर रहा था तो मैं देखा, हाँ ये देखिए दूसरे भाषा में दिया है, दूसरा शब्द यूज़ किया है। समटाइम्स सिक्रेटरी, ये सिक्रेटरी भी हो, ग्लैंड होगा तभी तो सिक्रेटरी होंगे। ओके, ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ओके, ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये भी वाटर लॉस को बचाने की ही एक मेथड है प्लांट की। अब दूसरे टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आया, एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को पढ़ ही लिया, और दूसरा कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन टिश्यू सिस्टम या वैक्सूल, उसके अलावा जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ये बस ऐसे समझ लीजिए, प्लांट बॉडी में एपिडर्मिस और बंडल को आपस में कनेक्ट रखने के लिए और उसके बीच के गैपिंग को भरने के लिए यूज़ होता है। उसी में पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स यूज़ किए जाते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है यूजुअली पैरेनकाइमेटस सेल्स का होता है, ठीक। पेरीसाइकिल, पिथ और मेड्यूलरी रे भी इसी के बने होते हैं, ठीक, स्टेम और रूट के। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल कॉल्ड मेसोफिल, ठीक। अब थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा,
वो तो आप समझिए, क्योंकि पहले मैंने बता दिया। अब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को समझने की बात आती है। द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही ये कैरी करते हैं। इन डाइकोटिलेडनस सिस्टम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, और इसी वजह से इन्हें ओपन वैस्कुलर सिस्टम कहेंगे। अब ये भी सब चीज़ें बतानी पड़ रही हैं मुझे। जाइलम टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, हैंस कॉल्ड ओपन वैस्कुलर सिस्टम। ठीक, ये कभी भी और वैस्कुलर सिस्टम बना सकते हैं। नई वाली एनसीईआरटी में ये चीज़ें, ये इमेज सही की गई है, क्योंकि पहले ये चीज़ बीच में कैम्बियम नहीं दिया था। ओके, इनके अरेंजमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि रेडियल भी हो सकते हैं, कंजॉइंट भी हो सकते हैं। कंजॉइंट की मीनिंग देखते हैं। जिस चीज़ को मैंने रेड अंडरलाइन किया गया है उसका मीनिंग दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए याद रखने के लिए उसे रेड अंडरलाइन कर दिया हूँ। नेटवर्क यहाँ बहुत वीक है गांव में, किसी तरह से काम चल जा रहा है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए, जॉइंटेड टुगेदर और कंबाइंड, ठीक, ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ और इन्वॉल्विंग टू और मोर कंबाइंड और एसोसिएटेड एंटिटीज। ठीक, तो मोर देन वन, एक तो ये और एक तो ये और एक ये कंबाइंड अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये कैम्बियम है। इसके बारे में वो बता रहा है। अब ये देख लीजिए, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटसाइड ऑफ द जाइलम। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है, आगे जब पढ़ेंगे मैं यही बताना नहीं चाह रहा था कि कभी कभी देखा गया है कि फ्लोएम के बीच में भी जाइलम मिल जाता है। ऐसे ये फ्लोएम इसको घेर लिया रहेगा, जाइलम उसके बीच में पैच के फॉर्म में रहता है, तो वो मैं नहीं बताना चाहता बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं डाइकोटिलेडनस रूट की। इसमें और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एनाटॉमी पे आते हैं, मेन पार्ट पे इस चैप्टर के। इसमें सबसे पहली चीज़ दी गई है एपिब्लेमा। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ एपिब्लेमा इन बॉटनी? सबसे पहले देख लीजिए, ये बॉटनी में इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है। द इम्परफेक्टली फॉर्म्ड एपिडर्मिस which supplies the place of the true epidermis in submerged plants and on the extremities of growing roots। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है? कि ये तो एक एपिडर्मिस का ही रूप है, लेकिन एपिडर्मिस पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है। मैक्सिमम सबमर्ज्ड प्लांट में पाया जाता है और ये एक्सट्रीमिटीज़ पे पाया जाता है जहाँ रूट ग्रो करते हैं। ओके, तो इससे ज़्यादा मैं यहाँ कंक्लूजन नहीं देने वाला। Many of the cell of epiblema protrude in the form of unicellular hair root। जो रूट हेयर हैं प्लांट के रूट हेयर, वहाँ एपिडर्मिस का प्रोजेक्शन तो कह दिया गया, लेकिन वहाँ असली जो ट्रू टेक्निकल टर्म होना चाहिए वो एपिब्लेमा ही है। ओके, क्योंकि उन पे ना क्यूटिकल का लेयर है, ना वो इलांगेटेड सेल्स हैं, ना ही वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर रख रहे हैं जो कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रोके। और एपिडर्मिस का कैरेक्टर आपने जस्ट पहले पर पढ़ा है। ओके, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। वाह, क्या बता दिया। कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस है। कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। मतलब कि जब आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे सिम्प्लास्ट एंड एपोब्लास्ट, वहाँ एक सेंटेंस आता है कि अल्टीमेटली
एपोप्लास्ट हो जाता है, जो कंडक्शन होता है, शायद मुझे बहुत सही से याद नहीं है, लेकिन यही होगा टर्म। तो इसी चीज़ का वहाँ जिक्र किया गया है फिजियोलॉजी में। The tangential as well as radial wall of the endodermis cell have deposition of water impermeable। मतलब कि कहने का मतलब ये है, किसी भी तरह से ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर या फिर सिम्प्लास्ट या फिर सेल्स के बीच से जो वाटर निकलने का या ट्रांसपिरेशन की बात है, वाटर लॉस की बात है, वो किसी भी तरह से यहाँ नहीं करने देने वाला ये जो सेल है एंडोडर्मिस का सेल। ये वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन होता है यहाँ, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज अ few layer of thick walled parenchymatous cells referred as पेरीसाइकिल। इसके अंदर कुछ पैरेनकाइमेटस सेल कुछ लेयर में पाए जाते हैं, उन्हें पेरीसाइकिल कहते हैं। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल। जो लैटरल रूट्स फॉर्म होते हैं वो इन्हीं सेल्स से होते हैं। वो जो रूट होते हैं डायरेक्ट कंडक्शन बैंड तक वाटर या फिर जो भी मिनरल है पहुंचा सकें, इसलिए रूट्स जो होते हैं यहीं से इनिशिएट होते हैं। फिजियोलॉजी में एक बार और आप इसे जानेंगे। अब बात आती है इनकॉन्स्पिक्यूअस को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी होगा नॉट रियली नोटिसेबल, मतलब कि ये नोटिसेबल ना हो। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर को इनकॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। द पिथ, ये पिथ के बारे में बोल रहा है कि ये बहुत मायने नहीं रखता। आप देखेंगे कि उसके बीच में कोई भी टिश्यू भर दिया गया है, बस यही है कि उसे बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया जा सकता। The parenchymatous cell which lies between xylem and flora are called conjunctive tissue। कंजक्टिव टिश्यू, इन दोनों को जोड़ने वाले टिश्यू, ठीक। कंडक्टिव टिश्यू को जोड़ने वाले टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू कह दिया गया, ठीक। कंजंक्शन जिसे कह रहा है, कंजंक्शन से लिया गया है। देयर आर यूजुअली 2 to 4 xylem and phloem पैचेस। 2 से 4 xylem phloem पैचेस हो सकते हैं। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स, ये डाइकॉट की बात कर रहा है, 2 to 4 xylem और phloem पैचेस। लेटर अ कैम्बियम रिंग इज डेवलप्ड बिटवीन द xylem एंड phloem। बाद में इन दोनों के बीच कैम्बियम डेवलप हो सकता है। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। मतलब कि कॉर्टेक्स जहाँ ख़त्म होता है उसके अंदर के जो टिश्यू होते हैं उन्हें एक साथ हम स्टील कह देते हैं। अब मोनोकोटिलेडनस रूट की बात करते हैं। मुझे लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। अगले लेक्चर में मोनोकोटिलेडनस रूट की बात हम लोग इनिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग माई वीडियो। और मैं इससे बहुत अच्छे वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। चूँकि ये क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं बहुत जल्दी चलने की कोशिश करता हूँ। तो और खैर छोड़िए, थैंक यू वेरी मच।